हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन अ बेंजीन रिंग और एनी एरोमेटिक रिंग। ठीक है, ये हमारा बी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, देखो पहली बात तो ये कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं पहले हम लोग ये समझेंगे और उसका कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं इन एनी एरोमेटिक रिंग पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। सब्स्टिट्यूएंट देखो, सबसे पहले हमने एक बेंजीन समझ ली। बेंजीन ये होती है ये बेंजीन है, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा होता है। ठीक, जब इसका कोई रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है, जहां से मान लो मैंने Cl2 और FeCl3 के बीच में मैंने इसका हेलोजिनेशन कराया। क्या कराया? हेलोजिनेशन कराया। ठीक, मैंने इसका रिएक्शन करा रहा हूँ, बेंजीन का हेलोजिनेशन कराया Cl2 और FeCl3 के बीच में। FeCl3 हमारा कैटलिस्ट है और Cl2 हमारा क्लोरीन है। तो ये क्या करेगा, जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन की जगह ले लेगा। तो अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन जाएगा और HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा कंपाउंड यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा कंपोनेंट या ऐसा एलिमेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, ऐसा कंपोनेंट जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे उसकी जगह पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, जो कि बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट हो जाएगा आकर के। तो यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या है? Cl2। ठीक, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl, जो क्लोरीन है हमारा, हो गया है सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इसकी बेंजीन के स्ट्रक्चर पे या फिर एरोमेटिक स्ट्रक्चर पे? ठीक है, बेसिकली इसके दो इफेक्ट होते हैं। हम इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। बेसिकली दो इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट, इसमें क्या होता है, हमें पता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर पे, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर पे तीन पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी? और ये होती है हमारी पैरा, ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा। ठीक है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जो सामने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको भी सेम, पैरा के सामने पैरा, मेटा के सामने मेटा और ऑर्थो के सामने ऑर्थो। तो बेसिकली हमारे पास में तीन पोजीशंस होती हैं जिसको हम मेनली जानते हैं, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। ठीक, तो हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट आगे लग गया था, उसने हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन हमने कराया जब, तो हमारा बेंजीन पे कहाँ पे आके लग गया था? बेंजीन के इस पोजीशन पे आके लग गया था। हमारा क्या था? ये क्लोरीन था। ठीक है, तो क्लोरीन जिस पोजीशन पे आके लगा वो हमारी पोजीशन कौन सी होगी? पैरा पोजीशन होगी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन अकेली होगी, पहले जब बेंजीन के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होगा, और जैसे ही कोई सब्स्टिट्यूएंट आता है तो हमेशा वो चाहे इधर लगे, चाहे इधर लगे, चाहे इधर लगे, चाहे इधर लगे, वो हमेशा जो पूरी पोजीशन होती है वो हमेशा पैरा पोजीशन होती है। चाहे वो इधर लग जाए Cl, चाहे वो इधर Cl लग जाए, चाहे वो इधर Cl लग जाए, चाहे इधर लग जाए या फिर इधर लग जाए, वो कहीं भी जहां भी लगेगा फर्स्ट टाइम वो हमेशा पैरा पोजीशन होगी। कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन। ठीक है, तो इतनी बात तो ये समझ में आ गई। ठीक, अब हमने मान लो पैरा पोजीशन ये मान ली इसकी। Cl। ठीक, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर? देखो, हमारे पास में एक साइड तो फुलफिल होगी पैरा साइड की, हमारे पास में अब 1 2 3 4 5 साइड अभी बची हैं जिसमें हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स वहां पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाली पोजीशंस पे? आने वाली पोजीशन पे मान लो मैंने इसका फिर से मैं इसका नाइट्रेशन करा रहा हूँ, HNO3 के साथ में मैंने इसका नाइट्रेशन करा दिया। ठीक, तो HNO3 किस में टूटता है? OH माइनस और NO2 प्लस में। ठीक, NO2 प्लस ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जाकर के कहाँ पे लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे? इसके नेचर पे। किसके नेचर पे? पहला वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आने वाला जो हमारा फर्दर जो रिएक्शन है उसकी पोजीशन वो कहाँ लगेगी इस बेंजीन स्ट्रक्चर में, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी जो हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। ठीक,
अब क्या क्या नेचर पर डिपेंड करेगा, क्या नेचर है भाई उसका, किस नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो भाई क्या होगा, तो क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास बेंजीन है और यहाँ क्लोरो है, ठीक, क्लोरीन है, तो ये क्या करेगा, आने वाला, मैंने इसका नाइट्रेशन कराया HNO3 के साथ में, NO2 हमारा OH माइनस प्लस NO2 प्लस में ये टूटेगा, ठीक है, NO2 हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ लगेगा, अगर इसका नेचर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह है, मतलब ये कि ये जो Cl सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, वो आगे आने वाली जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको कहाँ पे पुट कर देगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। इसका मतलब होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बहुत सारे होते हैं, उसको हम एग्जांपल्स में भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे वो लोग पुट कर देते हैं उसको, उनको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि अगर मैं अभी नाइट्रेशन की बात करूं तो कुछ इस तरीके से इसका बन जाएगा, ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, तो ये हमारे हो गए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, तो जितने भी हैलोजेंस हमारे होते हैं, जितने भी हैलोजेंस होते हैं, ठीक, और जितने भी हमारे पास में अमीन्स होते हैं, और जितने भी हमारे पास में हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप तो हमारा OH ही होता है, OH होता है, ठीक। तो इतने ये एग्जांपल सफिशिएंट है आपको एग्जांपल में लिखने के लिए। हैलोजेंस हमारे कितने, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। अमीन्स में कितने, प्राइमरी हमारा लिख सकते हैं, NH2 लिख सकते हैं, ठीक है, RNH लिख सकते हैं, हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, और R2H ये हमारा टर्शरी अमीन हो जाएगा। जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के बारे में। बेसिकली जो इफेक्ट हैं वो दो हैं, ओरिएंटेशन इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी इसके बाद। ओरिएंटेशन में दो इफेक्ट होते हैं, एक तो मतलब दो तरीके से हम उसको डिवाइड करते हैं, एक हमारा होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और सेकंड होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। सेकंड है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में क्या होता है, मान लो मेरे पास में नाइट्रोबेंजीन है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन, मैं इसका फर्दर रिएक्शन करा रहा हूं, फिर से नाइट्रेशन करा रहा हूं इसका, HNO3 OH माइनस और प्लस NO2 प्लस में ये टूटेगा, और अल्टीमेटली अब देखो अब क्या करेगा, ये हमारा ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रखा था पहले इसकी जगह पे। भाई बेंजीन जो पहले रहा होगा तो एक तो ऐसे रहा होगा ना, आपको पता है कि उसके हर कार्बन के पास में हाइड्रोजन रहता है, तो कार्बन के पास में जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया, इस नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के साथ में रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास में क्या बन गया, एक नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक। अब जो हमारा ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन में लगेगा। पहली बात तो हमने कर ली थी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेगा, ये जो हमारा NO2 ग्रुप है ये इसको मेटा पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे इसको अटैच कर देगा, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ठीक। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो 94% मेटा पोजीशन पे कंपाउंड्स देते हैं, मेटा पोजीशन पे। 4% जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे देते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे, और 1% जो है वो पैरा पोजीशन पे देते हैं कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप का बनता है। इसमें क्या हुआ हमारा जो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल है, ये यहाँ पे जाके कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो हमारे पास में ये बेंजीन था, यहाँ पे हमारे पास में NO2 पहले से पहला हमारा सब्स्टिट्यूएंट था,
क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले एक सब्स्टिट्यूएंट को वो मेटा पोजीशन पे अटैच कर देगा, मेटा पोजीशन पे। ये हमारी 94% की यील्ड होगी प्लस NO2, और हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे ये 4% की देगा, 4% और प्लस पैरा पोजीशन पे ये 1% की यील्ड देगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये हमारा था ओरिएंटेशन इफेक्ट। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, इसमें हमारे अमोनियम सॉल्ट जो होता है हमारा, अमोनियम सॉल्ट, ठीक, और हमारे पास में CHO जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड ग्रुप, साइनो ग्रुप। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं जो कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को वो उनके मेटा पोजीशन पे जाके अटैच कर देते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने सेकंड इफेक्ट की। जो भी सब्स्टिट्यूएंट हमारा होता है उसका जो सेकंड इफेक्ट है उसका नाम है एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी इफेक्ट, रिएक्टिविटी इफेक्ट। ठीक, रिएक्टिविटी इफेक्ट का मतलब ये है कि कोई कंपाउंड जो है वो किस रेट से अपना रिएक्शन दे रहा है। पहली चीज तो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इससे पता लगेगा। दूसरी चीज ये है कि वो रिएक्शन आगे फर्दर देगा या नहीं देगा, आगे फर्दर रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है, दूसरी चीज तो ये हो गई। तो इसमें क्या होता है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं मैं टोलुइन की CH3 और बेंजीन की, और मैं यहाँ पे अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो हमारा टोलुइन है, टोलुइन जो है उसमें हमारा ये एल्किल कंपाउंड लगा हुआ है CH3। तो CH3 की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन, मान लो मैं नाइट्रेशन की अगर बात कर रहा हूं, ठीक है, CH3 की वजह से द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड। जो रिएक्शन था ऑब्जर्व किया गया कि टोलुइन का, और ये हमारे पास बेंजीन है और ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक, जो नाइट्रेशन रिएक्शन था, नाइट्रेशन रिएक्शन सब में नाइट्रेशन रिएक्शन कराया गया। ठीक है, मैं इजी में बता रहा हूं, नाइट्रेशन रिएक्शन कराया गया, नाइट्रेशन रिएक्शन कराया गया। ठीक, हमने 3 कंपाउंड लिए, तीनों का नाइट्रेशन रिएक्शन करा दिया। अब ऑब्जर्व किया, कुछ देखा यहाँ पे कि टोलुइन का जिस गति से उसने रिएक्शन किया वो फास्टर थी किससे, बेंजीन से। बेंजीन से कुछ 30 टाइम्स फास्टर थी। जो टोलुइन थी उसकी रिएक्शन बेंजीन से 30 टाइम्स फास्टर थी। और वहीं जब हमने क्लोरोबेंजीन को देखा तो क्लोरोबेंजीन में करीब 20 टाइम्स जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो स्लोअर थी। क्या थी? स्लोअर थी। तो इससे हमें यह पता लगा कि भाई CH3 और Cl इनकी वजह से कुछ खेल हो रहा है। किसकी वजह से? CH3 की वजह से और Cl की वजह से जो खेल हो रहा है वही डिपेंड कर रहा है इनकी रेट ऑफ रिएक्शन पे। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो ये पाया गया कि CH3 की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रहा है और Cl की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन घट रहा है। ठीक, तो हमने CH3 को नाम दे दिया एक्टिवेटर या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इसको नाम दे दिया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये पाया गया। एक्टिवेटिंग ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एज वेल एज
जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको फर्दर उसको आगे बढ़ने के लिए, मतलब उसको बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसको स्टॉप नहीं होने देते, उसको आगे बढ़ा देते हैं, उसको फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। वहीं अगर हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की बात करें तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर दे और आगे कोई भी रिएक्शन ना होने दे, आगे कोई भी रिएक्शन ना होने दे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी